बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ रहे हैं बीए का चैप्टर 5 कर्मचारी व्यवस्था, यानी जो कंपनियों में जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी आवश्यक है। अब उद्योगों ने धीरे धीरे क्या है कि औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद में क्या हुआ था, जो उद्योग वगैरह हैं उन्होंने अपने उत्पादन को और अधिक विशाल रूप में शुरू करने का प्रयास किया था। शुरू में तो उनमें कोई पद्धति भी नहीं होती थी, यानी किस प्रकार से काम करें, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने लाभ के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने की शुरुआत की। उसके बाद जब की जब उत्पादन करने के लिए उन्हें अधिक उत्पादन की आवश्यकता होने लगी तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्हें अच्छे सुझाव वालों के जो संचालक थे वो चीज़ें समझ में आई कि हमें किस प्रकार से कर्मचारियों को रखना है, क्योंकि काम करने के लिए उद्योगों में कर्मचारियों का स्थान ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर उनको लगा कि ये जो मशीनें वगैरह है वो अपने आप तो चलेगी नहीं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हो गई तो मशीनें वगैरह ज़्यादा काम में आने लगी, लेकिन मशीनें अपने आप तो चलेगी नहीं, इसके लिए उन्हें अच्छे कर्मचारी ही चला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कर्मचारी की भर्ती करना, उनकी चयन करना, उनकी नियुक्ति, उनको पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, इनके लिए उन्हें आवश्यकता का अनुभव होने लगा। और यही हमारी अभी इसमें प्रस्तावना है। अब है कर्मचारी व्यवस्था, यानी कर्मचारी की व्यवस्था किस प्रकार से होनी आवश्यक है। कर्मचारी व्यवस्था का कार्य संचालक के अन्य कार्यों के जितना ही महत्वपूर्ण है, यानी कर्मचारी की व्यवस्था करना यह संचालक का जितना महत्वपूर्ण काम माना जाता है उतना ही कर्मचारी के द्वारा कर्मचारी की जो व्यवस्था की जाती है वो कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छे आयोजन के लिए अगर आयोजन करना है, आयोजन हमें भविष्य के लिए करना होता है, इसके लिए हमें उचित रूप से व्यवस्था की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी। किसको? इकाई को। इसके लिए उन्हें जो प्रशिक्षण में जो कमी थी, अगर प्रशिक्षण में कमी होती है तो इकाई आगे लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा कि अपने जो इकाई में जो कर्मचारी थे उनको काम करने की शक्ति और वृत्ति इन पर आधारित होती है कि कर्मचारी कैसे काम करते हैं, उनमें एनर्जी भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, काम करने का उनको तरीका भी आना चाहिए। ये सब कर्मचारियों की भर्ती में आवश्यकता उन्हें लगने लगी। कर्मचारी व्यवस्था कार्यरत कर्मचारी से संबंधित ही प्रक्रिया है। अगर कर्मचारी की व्यवस्था किस प्रकार होंगे, जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे उनके अनुसार उनकी व्यवस्था बनाई जाएगी। विचार, ये थी हमारी कर्मचारी व्यवस्था। अब है विचार। इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करने, विकसित करने, सुरक्षित रखने के साथ संबंधित है। यानी इसका विचार कैसा है कि जो इकाई में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके विकास करना, यानी उनको आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षित रखने से संबंधित सवाल भी होने लगे। विस्तृत अर्थ में अगर कहें तो कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उन्नति, उनकी पदोन्नति, निवृत्ति के बाद कार्यों का समावेश किया जाता है। यानी कौन सा व्यक्ति कि पहले उनका भर्ती करेंगे, फिर उनमें से चयन करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है, फिर उन्हें अपने इकाई के प्रति प्रशिक्षण देंगे, यानी जिस प्रकार का उद्योग किया जाता है प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अगर व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे आकर्षित होकर उनके मनोभाव को बढ़ाने के लिए उनकी पदोन्नति की जाती है, और जब समय का पूरा होने के बाद उन्हें निवृत्त भी किया जाता है। इसके लक्षण, पहला है संचालक का महत्वपूर्ण कार्य। संचालक का कार्य क्या होता है? आयोजन बनाना, उसकी व्यवस्था करना, उनको सही राह बताना, उनको आपस में जोड़ना, और अगर किसी प्रकार से कोई गलती होती है तो उसको सुधार करके सही रूप से काम करवाना, ये था संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा है स्थायी प्रक्रिया। इकाई की प्रक्रिया, कर्मचारी के बिना इकाई संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया, कई एग्जाम्पल में बताया भी है कि अगर कहीं पर भी व्यक्ति नहीं होंगे तो हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे स्कूल में अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी, अगर टीचर्स है तो टीचर्स नहीं है और स्टूडेंट्स है तो भी हमारा काम नहीं होगा। यानी दोनों एक दूसरे से ही आपस में संकलन होता है इन दोनों का। अगर एक के बिना एक का काम अधूरा रहता है, दोनों का होना आवश्यक है।
इकाई की प्रवृत्ति जब तक चलती रहेगी, यानी जो तब तक अगर आपने कोई बिजनेस किया है, व्यवसाय किया है, तो कब तक करोगे? जब तक वो अच्छा काम करता रहेगा, आगे की ओर विकास करता रहेगा, तो हम भी उसका काम तब तक ही उसमें कर्मचारी रहेंगे। जब कंपनी को कोई नुकसान होने लगेगा तो तो हमारी इकाई उसी वक्त बंद हो जाती है। यानी स्थायी प्रक्रिया, स्थायी यानी रुकी हुई है। कर्मचारी अच्छा काम करते रहेंगे, इकाइयों को लाभ होता रहेगा, तो वो आगे की ओर बढ़ती रहेगी। मानव संबंधों के साथ संबंध, कर्मचारी प्राप्त करके उनकी इकाई से उत्तम उपयोग करना, यानी जो जो कर्मचारी मिले हैं उनके द्वारा उन्हें किस प्रकार से अच्छा काम में करवाया जाए। उनका कर्मचारी का उत्पादन एकमात्र जीवन साधन है। जीवन साधन मतलब कि कर्मचारी हैं तो वो उत्पादन करेंगे, यार कर्मचारी नहीं है, इसीलिए उसको जीवंत साधन बताया। साधन किस पे निर्भर करता है? कर्मचारियों के ऊपर। उसमें भावना और स्वाभिमान है, उसके साथ मानव का व्यवहार अपेक्षित है, क्योंकि वह मानव के साथ संबंधित होता है। इकाई में कर्मचारी कार्य करने वाले आपस में संबंधित यानी अच्छे व्यवहार से रहने आवश्यक है। फोर्थ है, प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। इकाइयों का प्रत्येक प्रवृत्ति यानी जो इकाई में काम करने वाली जो भी प्रवृत्ति हो हमेशा गतिशील रहती है, काम करने के योग्य चलती रहती है। अन्य कारणों के साथ संबंध, संचालक के कार्य जैसे कि आयोजन। अभी संचालक के क्या क्या कार्य होता है? आयोजन बनाना, व्यवस्थापन करना, मार्गदर्शन करना, उनको जोड़ना और उन पे नियंत्रण करना, यानी कर्मचारियों के साथ व्यवस्था संबंधी होता है। ये सब होता किससे? कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। करने वाला संचालक है, लेकिन करते कर्मचारियों के लिए है। विस्तृत प्रवृत्ति, कर्मचारी व्यवस्था में मानव कल्याण की प्रवृत्ति नहीं बल्कि श्रमिकों को प्राप्त करने को और सुरक्षित, शिक्षित करने और विकसित करने का कार्य करती है। यानी उनको किस प्रकार से उनको सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, ये सारा काम किसमें होता है? इकाई के द्वारा, यानी संचालक करता है। पूंजी खर्च, कर्मचारी की भर्ती करने में, उनको चयन करने में, नियुक्ति करने में, प्रशिक्षण देने में और उनका विकास किया गया हो, तो इस व्यवस्था पे वो ऐसा नहीं माने कि इन पे खर्च हो गया। ये जो खर्च हो रहा है वो इकाई के आने वाले भविष्य में इकाई को फायदा भी होगा इससे, इसीलिए इसे खर्च नहीं मानना चाहिए। अब है महत्व, ये तो हमने पढ़े थे अभी इसके लक्षण। अब है महत्व, उद्योगों का विकास होता गया जैसे जैसे। अब इसमें क्या है? कर्मचारी सबसे मेन इकाई में संचालक, इकाई के अंदर सबसे मेन जो होता है, महत्वपूर्ण जिसका स्थान होता है, वो जो होता है कर्मचारियों का संचालन करना। क्योंकि कर्मचारी अगर अच्छा होगा तभी हमारा इकाई उत्पादन आगे की ओर विकसित होता रहेगा। इसमें लिखा गया भी, कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तक आत्मा बिना अस्थि कंकाल है। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो कंकाल का क्या करेंगे? वो तो एक निर्जीव प्राणी हो गया। जैसे बोलते हैं ना, कोमा में गया, तो कोमा में वो इंसान पड़ा रहता है, उसमें उस वक्त उसमें आत्मा होती है, ऐसा नहीं उसमें आत्मा नहीं होती, लेकिन वो शरीर हिलने डुलने लायक ही नहीं है, तो वो काम करेगा? तो खुद का ही काम नहीं करता। इसीलिए कहा गया कि कर्मचारियों के बिना व्यवस्था, तो इकाई में अगर व्यवस्था बनाई जाए तो वो क्या करेंगे? बिना अस्थि का कंकाल है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कर्मचारियों के द्वारा ही अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इकाई के अगर भविष्य की तुलना में शक्तियाँ कार्य कर्मचारी अधिक होते हैं, वे इकाई एकमात्र जीवन साधन है। जितनी ज़्यादा एक अच्छे कर्मचारी होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लाभ कंपनी को प्राप्त होता रहेगा। अलग अलग योग्य, कुशल और समझ, इसीलिए कहा गया कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे सभी बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया भी है कि अगर इकाई अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेगी तो कर्मचारी का भी लक्ष्य क्या होगा? उनका लक्ष्य भी अपनी इकाई के प्रति लाभ की ओर ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। तुम्हारे मतलब इकाई के लिए रखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है चालक बल। कर्मचारी इकाई का चालक बल है। जिस प्रकार से एक ट्रेन चलती है, ट्रेन किसके पीछे चलती है? इंजन के पीछे चलती है। अगर इंजन खराब हो गया तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी। उसी प्रकार अगर कर्मचारी व्यक्ति सही रूप से काम करते रहेंगे तो इकाई भी आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा है प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। प्रत्येक प्रवृत्ति यानी काम करने के कर्मचारी जो भी अपने व्यवसाय इकाई में जो भी काम करते हैं वो हमेशा गतिशील रहती है, संचालक के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक। आयोजन, व्यवस्था, धन संरचना, संकलन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, ये सभी कार्य
कर्मचारी व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। इकाई के हाथ पैर। मानव शरीर के मस्तिष्क जैसे स्थान रखता है। कौन रखता है? संचालन में आयोजन का कार्य, यानी पहले से अगर प्री प्लानिंग बना ली जाती है तो वो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर के समान ही होती है, क्योंकि हमारा शरीर तो है, लेकिन हम जब तक अपना हाथ नहीं उठाएंगे, पैर नहीं चलाएंगे, तो हम एक जगह स्थिर ही हो जाएंगे, यानी इनके बिना हमारी कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कर्मचारियों में संतोष। अगर मान लीजिए कर्मचारी की शिकायत, कठिनाइयों को समझकर उनके शीघ्र जो भी उन्हें समस्याएं हैं, अगर उनकी शीघ्रता से समझ करके समाधान कर दिया जाए तो इसके कार्यों का उचित आयोजन कार्य की योग्य, तो इनका क्या है, कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी जो समस्या है उन्हें सुनी गई है और समस्या को सुनकर उसका समाधान भी किया गया है। 6 पॉइंट है संबंधों में सुमेल। कर्मचारी व्यवस्था में संतोषकारक वातावरण पैदा होता है, यानी इसके लिए मालिक और श्रमिक इन दोनों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, यानी दोनों की बातों में एकमत होना आवश्यक है। इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। कर्मचारी इकाई की अमूल्य संपत्ति है। कंपनी में संपत्ति किसे है? उनको पैसे लगाने को नहीं। जो कर्मचारी संतुष्ट और कार्यनिष्ठ से काम करते हैं वे ही उनकी संपत्ति मानी जाती है। सतत गतिशील प्रक्रिया। कर्मचारी के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। कर्मचारी नहीं है तो इकाई चल ही नहीं सकती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इकाई की प्रवृत्ति चलती रहेगी तभी कर्मचारी व्यवस्था भी अस्तित्व में आएगी। 5 पॉइंट तो हमारे कोर्स में नहीं है, अब है 5.3 कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया। एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा अनुभव कर, यानी किस प्रकार का कर्मचारी व्यवसाय संपत्ति का समान है? अच्छा, कुशल, अनुभवी और विश्वास पात्र वाला ऐसा कर्मचारी होना आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार, रिश्तेदारी छोड़कर तटस्थ रूप से योग्यता, कुशल, ज्ञानी, निष्ठावान के रूप में भर्ती करनी चाहिए। अगर हम किसी अपने रिश्तेदार को भर्ती कर लेते हैं जिनमें कुछ समझ है नहीं, काम कर ही नहीं सकता, तो वो गलत है। योग्य व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कल्पनाशील हो, कल्पना कर लेता हो, जो काम अच्छा है, कार्यनिष्ठ है, विश्वास पात्र है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके उसकी भर्ती करनी आवश्यक है। सबसे पहले है इसमें भर्ती हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। नई इकाई शुरू होती है तो सबसे पहले इसमें चालू इकाई का विकलन हो, कर्मचारी त्याग दे, मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों में प्रत्येक इकाई की भर्ती करनी पड़ती है। भर्ती किसे कहते हैं? या तो कोई जगह खाली होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए, या मान लीजिए चलती हुई कोई इकाई है और किसी कारण से वो जगह खाली हो गई, अगर काम करने वाला कर्मचारी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, वो छोड़ देता है, निवृत्त हो जाता है, तो भी उसकी जगह को भरने के लिए, पूरी करने के लिए भर्ती की जाती है। अब है अर्थ। भर्ती किसे कहते हैं? भर्ती अर्थात कर्मचारी को ढूंढने, उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया, यानी जैसे हम विज्ञापन वगैरह नहीं देते कि यहाँ पे वैकेंसी है, उसी प्रकार से भर्ती के लिए भी हमें नए व्यक्ति की आवश्यकता होती है। विशाल अर्थ में भर्ती था योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को भर्ती कहते हैं। भर्ती की प्राप्ति स्थान आंतरिक, ये दोनों हैं वो इधर पढ़ रहे हैं। आंतरिक प्राप्ति स्थान में है पदोन्नति देकर, पहला पॉइंट इसमें है हमारा। इस पद्धति में नए पद पर बने रहे या खाली स्थान की जगह को पूरा करने के लिए वर्तमान समय में ऐसे कर्मचारियों को जो काम करने योग्य हो, विश्वास पात्र हो, वफादारी हो, ऐसी बातों का ध्यान रखकर उसके आधार पर उन्हें पदोन्नति दी जाती है। अपने ही कर्मचारी को, यानी एक पद से ऊपर की ओर पद पर नियुक्त करना, उसके कार्य उत्साह में वृद्धि, जिससे क्या होता है, उसके कार्य उत्साह में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि जिससे क्या होगा, उसका कर्मचारी का पद भी ऊपर होगा और वेतन और अधिकार में भी वृद्धि हो जाती है। स्थानांतरण सेकंड पॉइंट है। इकाई एक विभाग में कर्मचारी की कमी हो, ऐसी परिस्थिति में दूसरे विभाग में अगर आवश्यकता होती है तो उस अधिकारी को उसकी योग्यता के आधार पर योग्य स्थान पर उसे स्थानांतरण कर दिया जाता है, ताकि दूसरे विभाग की जो कमी है वो दूर हो जाए। तीसरा है कर्मचारी के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देना।
मान लीजिए इकाई में अगर रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, तो उसको भरने के लिए कर्मचारियों को बता दिया जाता है। वे उचित योग्यता वाले अपने जो भी सगे संबंधी है या मित्र हैं, उन्हें उनको बता करके आवेदन प्राप्त करके उनकी भर्ती भी की जाती है, जिससे उन्हें सहभागी होने का अवसर प्राप्त होता है। और वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनमें उत्साह और जोश की भावना भी बढ़ती है। चौथा है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाना। अगर मान लीजिए भूतकाल में किसी कारण से कर्मचारियों ने अपने मन से किसी कारणवश अगर निकाला हो और उनकी इच्छा से अन्य इकाई में वो चले गए हो, तो भी अनुभवी ज्ञान वाले ऐसे कर्मचारियों को वापस भी बुला करके भर्ती की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। अगर इकाई में वर्तमान समय में मान लीजिए संचालक अन्य स्थान पर चलती इकाई में कार्यक्षम और अनुभवी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ उनका दूसरे विभाग में स्थानांतरण भी कर सकता है, जहाँ कि वो उनके एकदम नज़दीक हो, जिससे उन कर्मचारी में उत्साह और जोश की भावना में वृद्धि होगी। 6 है प्रतीक्षा सूची। जब भूतकाल में जब कभी विज्ञापन दिया था इकाई के लिए मान लीजिए, तो उसमें भर्ती की गई थी, लेकिन जो बाद में जो प्रतीक्षा सूची, जो सूची में नाम लिखे गए हैं, उन उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जाती है और उस सूची में से भी यह भविष्य की भर्ती में उपयोग में ली जा सकती है और उन्हें आवेदन प्रक्रिया फिर से नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हें उम्मीदवार के क्रम के अनुसार उनकी भर्ती की जा सकती है। ये थे हमारे आंतरिक स्थान। अब है हमारे बाह्य प्राप्ति स्थान। विज्ञापन के द्वारा समाचार पत्र, व्यवसाय पत्रिका, इनके द्वारा विज्ञापन देकर के भी व्यक्तियों को आवेदन मंगवाए जाते हैं, जिसमें उम्मीदवार को टेलीविज़न, वेबसाइट, इंटरनेट आदि में विज्ञापन ऑनलाइन देकर भी आवेदन कर सकते हैं। दूर दूर के स्थानों में से भी आवेदन मंगवाए जाते हैं। जो उचित योग्य कर्मचारी लगता है उनकी उनमें भर्ती की जाती है, उनको चुन लिया जाता है। दूसरा है रोजगार विनिमय कार्यालयों द्वारा। अगर सरकारी और निजी रोजगार विनिमय संस्था नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुशलता जैसी बातें लिखकर एक सूची तैयार की जाती है। उसके अनुसार उनकी संस्थाओं की सेवा मांगती है, उनको आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों की सूची भेज दी जाती है और उसमें से ही वे योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। फिर है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा। व्यवसाय के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनमें संपर्क करके उनमें तैयार विद्यार्थियों की सीधी भर्ती भी की जाती है, जैसे कि IIM, IIT, इनमें कर्मचारी योग्यतर कर्मचारी की जब उन्हें आवश्यकता लगती है तो उनमें आकर के वो सीधे उनकी भर्ती कर सकते हैं। मजदूर संघों के द्वारा कभी कभी मजदूर श्रमिकों के द्वारा इकाई में काम कम पर अथवा अन्य कारणों से श्रमिकों को निकाला गया है, काम में जब वृद्धि होती है तो उन्हें वापस से उनकी श्रमिकों की मजदूरों की भर्ती भी की जाती है। ठेकेदार के द्वारा ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व खुद स्वीकार करता है या व्यवसाय इकाई ठेकेदार, इन दोनों के मध्य श्रमिकों की पूर्ति करने का उनका अनुभव भी होता है। और उचित समय पर जब जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो जहाँ आवश्यकता होती है तो वो श्रमिकों की। अब हमारा है 7 पॉइंट आधुनिक पद्धति। वर्तमान में जो इंटरनेट के उपयोग के द्वारा जो कर्मचारी जो प्राप्त किए जाते हैं, वो वेबसाइट, एजेंसी, इनसे संबंधित उम्मीदवारों की सूची इसमें रखी जाती है। जब जहाँ जगह हो तब ये एजेंसियाँ उनका इकाई का उनका उपयोग कर सकती है। एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा ही होती है, ऑनलाइन में ही इनके आवेदन, परिणाम, ये सब उनके द्वारा मंगवा लिए जाते हैं। अब है चयन। अभी हमने पढ़ा भर्ती की प्रक्रिया, अब हम पढ़ेंगे चयन कैसे क्या होता है। प्राप्त आवेदन यानी उनके पास जो भी प्राप्त आवेदन हो जाते हैं, आवेदन जिन प्राप्त होते हैं उन्हीं में से जांचते हैं और जो योग्य उम्मीदवार उनको लगता है उसकी नियुक्ति करते हैं। किसमें? इकाई में। यह इसे ही चयन कहते हैं। अलग अलग इकाइयों में सभी में अलग अलग होती है चयन की विधि, यानी किसमें कैसी, जिसके अनुसार जो काम होता है उसका पद का प्रकार, कद, ये सब कर्मचारियों के प्रकार पर ही होता है। उसमें सब चीज़ आवेदन में ये सारी बातें लिखी हुई होती है। इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो उसके अनुसार ही जब आवेदन मंगाया जाता है तो उसमें ये संपूर्ण जानकारी भी लिखी हुई होती है। जो योग्यता के अनुसार जो कर्मचारी होते हैं उसके अनुसार उनके स्तर पर उन्हें चयन कर लिया जाता है।
उच्च स्तर के अधिकारी जो इकाई के संचालन के साथ जुड़ते हैं उनकी चयन की विशेष प्रकार की सुनिश्चित तरीके से दें, क्योंकि उनका स्तर सबसे ऊपर होता है, तो उनमें ज़्यादातर उचित स्थान के लिए उनमें योग्य कर्मचारी के लिए की ही आवश्यकता होती है। अब है चयन की प्रक्रिया, किस प्रकार से चयन किया जाता है। सबसे पहले स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो होती है प्राथमिक मुलाकात। इस स्तर पर सबसे पहले इकाई में उम्मीदवारों का स्वागत किया जाता है, यानी जिनको सर्विस मिली है, जिसको भर्ती हुई है, जो लोग भर्ती हुए हैं उनका स्वागत किया जाता है और उनसे प्राथमिक पूछताछ करके जो योग्य लगते तो भर्ती अधिकारी के पास उसको फिर भेज दिया जाता है फेस टू फेस बात करने के लिए। भर्ती अधिकारी उम्मीदवार के ज्ञान कौशल कार्य में पूछताछ करके उनसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये जो पहली मुलाकात होती है, प्राथमिक जो मुलाकात होती है, उसके बाद में उसे आवेदन भरने के लिए दे दिया जाता है। अगर उनको सब बातें कर्मचारी की उनके अनुसार सही लगती है तो फिर उन्हें भर्ती के लिए आवेदन दिया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य अयोग्य कर्मचारी प्रारंभ से ही आवेदन करने में रोकना होता है। अगर जो व्यक्ति अयोग्य है तो उनको आवेदन नहीं भरने दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उससे समय बचता है। दूसरा है आवेदन पत्र स्वीकारना और उनकी जांच करना। आवेदन पत्र के द्वारा अधिकारी को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान, कुशलता, इन सब की भी जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन के साथ उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी विस्तृत दस्तावेज जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो सारे दस्तावेज यानी सर्टिफिकेट्स वगैरह, प्रमाण पत्र, अनुभव, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारा सब कुछ अनुभव उसमें आवेदन पत्र के साथ में शामिल किया जाता है। और जब भरा हुआ आवेदन होता है तो उसकी जांच पड़ताल भी की जाती है। अगर कोई जानकारी अधूरी लगती है, मान लीजिए कोई सही नहीं लिखा है किसी ने, तो उस आवेदन को फिर रद्द कर दिया जाता है। तीसरा है आवश्यक परीक्षाएं लेना। उम्मीदवारों की विविध परीक्षाएं भी ली जाती है। पहले संस्था अपने तरीके से परीक्षा लेती है, उसके बाद उम्मीदवार की मानसिकता, चपलता, योग्यता, उनकी रुचि किसमें, इनकी भी जानकारी उसमें ली जाती है। अब इसी के अंतर्गत आवश्यक परीक्षा में ही पहला पॉइंट है बुद्धि परीक्षा। इस परीक्षा के द्वारा उम्मीदवार की बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति, ये सब चीज़ें भी जानी जाती है। दूसरा है अभिरुचि, यानी उस उम्मीदवार को कौन सा काम करने में ज़्यादा रुचि है, इसकी जानकारी ली जाती है। व्यवसाय की परीक्षा कि उस संबंधी उसमें योग्यता है नहीं है, उसका ध्यान रखा जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षा, यानी उसमें उसका स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान, आदत किस प्रकार की है। उसके बाद है प्रत्यक्ष मुलाकात। उम्मीदवार जब सभी बातों में सफल हो जाता है तो उसके लिए फिर उसके बाद में उसे सीधे मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। फिर मुलाकात के बाद उम्मीदवार का चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है। वो समिति के द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। पूर्वाग्रह से मुक्त मूल्यांकन होता है, यानी पहले वो जो भी काम कर रहा है उसका मूल्यांकन स्वतंत्र होना चाहिए। सभी विशेषज्ञों की जांच पड़ताल के बाद विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष, प्रतिनिधि, ये सब उस सभा में सम्मिलित होते हैं और उनके अनुसार वो अपने अपने अनुसार उस उम्मीदवार से प्रश्न भी पूछते हैं। विषय अंतर हो इसका ध्यान रखा जाता है, यानी अलग अलग विषय के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। नौकरी की शर्तें वगैरह भी, मिलने वाले वेतन, ये सब बातें उसमें स्पष्ट कर दी जाती है जब प्रत्यक्ष मुलाकात होती है तब। फिफ्थ पॉइंट है भूतकाल की जीवन वृत्ति की जांच, यानी उसने पहले क्या काम किया है, कहाँ किया है, किस प्रकार से किया है, इन सब की जानकारी भी उन उम्मीदवारों से मंगवाई जाती है। और फिर उन जानकारी के साथ तुलना की जाती है कि आवेदन में भरा है वो और जो ये बोल रहा है वो दोनों की तुलना समान है या नहीं है, और उस परिस्थिति का सही ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। फिर है 6 पॉइंट प्राथमिक चयन। भूतकाल की जीवन वृत्ति के सभी बातें अगर सही होती हैं तो उस उम्मीदवारों की अलग से नई सूची बनाई जाती है। 7वां है चिकित्सक जांच। कर्मचारी की आवश्यकता उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव करके उसके शारीरिक जांच के लिए भी भेजा जाता है कि उनका उद्देश्य है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक यानी अंदरूनी कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। यह सब इसकी
ये सभी प्रतीक्षा सूची में ही शामिल किया जाता है। फिर है नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार की नियुक्त कर लिया जाता है। अगर सारी बातें उनके अनुसार होती है तो उनको नियुक्त किया जाता है, और किस पद पर, किस स्थान पर, और उनके क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व है, यह भी कर्मचारी को वेतन, आर्थिक अनार्थिक, ये सभी बातों की जानकारी उन्हें प्रदान कर दी जाती है। अब है इकाई परिचय और कार्य को सौंपना। आधुनिक इकाई नियुक्ति पत्र के बाद में काम सौंपने से पहले कर्मचारी की इकाई की नीति, यानी इकाई में कौन से नीति नियम लागू होते हैं, पर्यावरण, उच्च अधिकारी, सहकर्मी, अधीनस्थ, इन सब के साथ में परिचय भी करवाया जाता है। फिर है प्रशिक्षण और विकास। भर्ती के द्वारा चाहे कितने ही कुशल कर्मचारी प्राप्त किए हो, लेकिन अनुभव और जानकारी के बिना वे योग्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें उनकी कुशलता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि उन्हें सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। कर्मचारी की योग्य ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की जाती है उनको प्रशिक्षण दे करके, और फिर उनका अन्य इकाइयों में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। अब है इसके विचार। इकाई के कार्यों को ध्यान में रखकर कुशलता, ज्ञान, मनोवृत्ति, व्यवहार, तकनीकी समझ वृद्धि के लिए कर्मचारी के आधुनिक जानकारी और ज्ञान देने की पद्धति को प्रशिक्षण कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार में इकाई जो भी काम करवाती है और अगर कर्मचारी को उसके संबंध में कहीं कुछ जानकारी नहीं है तो उससे पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अर्थात किसी व्यवसाय कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञान यानी शिक्षा। इसके महत्व, आधुनिक जानकारी। व्यक्ति को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है कि नई नई जो संशोधन है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि इसीलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है सुरक्षा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्मचारी कोई भी मशीनों में नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और किसी कारण से बिना प्रशिक्षण दिए दुर्घटना अगर हो जाती है तो वो अपना बचाव किस प्रकार से कर सकता है, वे थकान और उसका अनुभव किए बिना भी उसका काम कर सकते हैं। तीसरा है कार्य संतोष में वृद्धि। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी जिस काम को प्रशिक्षण दिया जाता है उसे वही काम उत्साहपूर्वक करना होता है, क्योंकि उसी कार्य के प्रति उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथा है कर्मचारी स्थानांतरण दर में कमी, जिसके कारण क्या होता है कि कर्मचारी को अगर ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करके उसको पदोन्नति दी जाती है तो कर्मचारी अधिक कार्य करने में कार्यदक्ष बनने से और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, इसीलिए वे नौकरी बदलने का विचार ही नहीं करते, वो दूसरी कंपनी में जाने की सोचते भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है लाभ में वृद्धि। प्रशिक्षण के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही बढ़ोतरी की जाती है, इसीलिए हर कर्मचारियों को इकाई में भर्ती करने, नियुक्त करने के बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन में तो वृद्धि होती है, और साथ में जो कच्चे माल का बिगाड़ वगैरह होता है, दुरुपयोग होता है, वो भी कम हो जाता है। सातवां है कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, चतुराई, कौशल होने से व्यक्तियों का विकास भी आगे बढ़ता रहता है। अन्य लाभ, जिससे क्या होता है कि कर्मचारी वस्तु की गुणवत्ता तो बढ़ती है, साथ में इकाई की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अब है विकास। इकाई के उच्च संचालक, विभागीय अधिकारी या उन शारीरिक कार्य श्रम करने वाले बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं, उनके विशेष जिनके लिए उन्हें खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को उनके मानसिक क्षमता, नीति विषय निर्णय लेने की क्षमता, इनमें वृद्धि करने का ही काम होता है, इसे ही विकास कहते हैं। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, इनके बारे में जो नए जो निशांत है, जो जिन व्यक्तियों को इनकी जानकारी होती है, उनके द्वारा ही इकाई के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब है इसके महत्व में पहला पॉइंट है इसका टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि। अधिकारियों के पास परिवर्तित होती व्यावसायिक परिवर्तित टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस प्रकार से कर्मचारी में जिस टेक्निकल यानी नए नए यंत्र जब बदलते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उनका ज्ञान भी उन्हें होना आवश्यक है।
जिससे उनका भी विकास होगा, निकाय का भी विकास होगा। दूसरा है नवीन संशोधन और विचारों से सुसज्जित रखना। अधिकारियों को नए नए संशोधन, नई नई चीज़ों की खोजबीन करना, नवीन उद्भव रखे, ख्याल रखे, विचार, इन सब के बारे में एक प्रबंध के स्तर, जो तीनों स्तर थे, उनके वैचारिक शक्ति, कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा इकाई का विकास। वर्तमान में जो चल रहा है व्यवसाय का, जो नई परिवर्तित और व्यूह रचना के द्वारा अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम भी विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। वो कब किया जाता है? जब पहले से ही कार्यक्रमों का आयोजन, इसके लिए पहले से ही कार्यक्रमों का आयोजन बनाया जाता है और इकाई के कर्मचारियों को प्रशिक्षण उसमें दिया जाता है। चौथा है साधनों का महत्तम उपयोग। विकास कार्यक्रम के द्वारा इकाई के सभी उपलब्ध साधन का अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है, जिससे कि खर्चा कम हो, यानी खर्च को घटाकर लागत जो लगती है उस पर भी नियंत्रण किया जाता है, जिससे लाभ में अधिक वृद्धि की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है समस्याओं का समाधान। प्रश्नों के कई कर्मचारियों को अपने इकाई में काम करते वक्त कई समस्या आ जाती है, तो उनका प्रश्न का शीघ्रता से सफल समाधान देने के लिए उसमें विकास कार्यक्रम आवश्यक है, ताकि उसी वक्त उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। 6 पॉइंट है प्रभावशाली निरीक्षण। टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति वाले अधिकारी इकाई की प्रवृत्तियों को प्रभावशाली निरीक्षण कर सकते हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा? जिनमें सभी चीज़ों का ज्ञान होगा। 7वां है तनाव में कमी। इकाई के संचालक के लिए संचालक अधिकारी में चुनौती समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है। अब उनमें ये निर्णय लेने की, योग्य निर्णय लेने की उनमें असमझ और तनाव का अनुभव करते हैं। इसके लिए ये घटाने का लिए विकास कार्यक्रम आवश्यक है, ताकि उनमें तनाव की स्थिति कम रहे या खत्म हो जाए। विकास कार्यक्रम आने वाली, भविष्य में आने वाली जो भी चुनौती है उनमें परिवर्तन करके, यानी परिवर्तन ऐसा करे जिससे कि व्यवसाय में विकास आगे की ओर कर सके। अब है प्रशिक्षण और विकास के मध्य अंतर की प्रशिक्षण क्या होता है और विकास क्या होता है, इसके मध्य अब हम अंतर पढ़ते हैं। सबसे पहला अर्थ, प्रशिक्षण किसे कहते हैं? कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक प्रायोगिक ज्ञान को प्रशिक्षण कहते हैं। यानी कर्मचारियों को जब इकाई में भर्ती किया जाता है तो उस इकाई के प्रति उनको सबसे पहले उसकी जानकारी दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, उसे ही प्रशिक्षण कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? उच्च संचालक और विभागीय अधिकारी को दिया जाने वाला सैद्धांतिक कर्मचारी को दिया जाता है। विकास करने के लिए उच्च अधिकारी और विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रायोगिक ज्ञान देकर के उनका विकास किया जाता है, ताकि वो कर्मचारियों को उसके अनुरूप काम करवा सके। दूसरा है उद्देश्य। कर्मचारियों की कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि करने उद्देश्य होता है, ताकि अगर कर्मचारी की कुशलता के अनुसार में कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी तो इसका लाभ इकाई को होता है। जबकि विकास में संचालक अधिकारी की आंतरिक शक्तियाँ विकसित करके आने वाली चुनौती का सामना कर सके, इसके लिए उनका सर्वांगीण और व्यक्तित्व विकास करना आवश्यक होता है। तीसरा है केंद्र स्थान। प्रशिक्षण इकाई में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का, कर्मचारियों का केंद्र, काम किसके केंद्र पर स्थित होता है? प्रशिक्षण पे। अगर उन्हें प्रशिक्षण सही दिया जाता है तो वो इकाई में काम सही रूप से कर सकते हैं। और विकास में भावी आजीविका संभव चुनौती केंद्र स्थान है। जो भी चुनौती आती है इकाई में, उनका डट करके सामना करने के लिए उनका विकास किया जाता है। समय और खर्च। प्रशिक्षण की समय अवधि और खर्च कम ही होता है, जबकि विकास की समय अवधि लंबी भी होती है और इसका खर्च का प्रमाण भी ज़्यादा खर्चीला होता है। कौन देता है प्रशिक्षण? में निरीक्षण अनुभवी कर्मचारी के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण यानी ज्ञान दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। जबकि विकास में अधिकतर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ और शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता के द्वारा ही उनके जानकारी दी जाती है। किसको दिया जाता है? निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण तो निम्न स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है, और विकास उच्च स्तर के और मध्य स्तर के में जो काम करने वाले जो संचालक और अधिकारी हैं उनको ही ये दिया जाता है। इसी के साथ हमारा BA का चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय।